नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी जॉन क्लासेज में आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आज की वीडियो में अपन जो टॉपिक ले रहे हैं राजस्थान का, जो अपन पहले टॉपिक लिए थे नृत्य वगैरह का, वाद्य यंत्र का ले चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में अपन जो प्रमुख रूप से टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। आप सबने पता होगा, अलग अलग कलाओं के बारे में सुना होगा, ठीक है। चाहे बेबान हो, चाहे थेवा कला हो, इस तरह के राजस्थान की जो प्रमुख हस्तकलाएं हैं, चाहे उस्ता कला हो, उसके बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं टैगलाइन। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छी टैगलाइन है दोस्तों। निरंतर आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का अपन पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल ये है कि राजस्थान में लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में देखा जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में कौन सी लोक कला देखा जाता है, बताइए दोस्तों। चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ऑप्शन ए चेक कर लीजिए, आपके सामने है सांझी, ऑप्शन बी है कावड़, ऑप्शन सी है फड़ और ऑप्शन डी है बिहल। बताइए दोस्तों क्या सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है कि किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही किया जाता है। बताइए दोस्तों क्या सही उत्तर हो जाएगा, बता दोगे। सबको पता है कि बस्सी जिला किसके लिए फेमस है, चित्तौड़गढ़ जिले का। ऑप्शन क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कावड़। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, कावड़। कावड़ क्या होती है आपको सबको पता ही है। लकड़ी के पोर्टेबल मंदिर होते हैं जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, जिस पर लोग देवी देवताओं के चित्रण भी होता है। आपको कावड़ कला के बारे में और विस्तार से बताते हैं। कावड़ कला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं जो अपने कौन है, मांगीलाल जी मिस्त्री, वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो कावड़ ऐसा दिखने में ऐसा दिखता है। कावड़ बस्सी ग्राम चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान एक पोर्टेबल लकड़ी का मंदिर, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। कावड़ कला में क्या याद रखना है, पोर्टेबल लकड़ी का मंदिर, हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। कावड़ कला का मतलब है पोर्टेबल लकड़ी का मंदिर। पोर्टेबल लकड़ी का मंदिर याद है देगा, कावड़ कला हो जाएगी पोर्टेबल लकड़ी का मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो कावड़ कला में हो जाएगा पोर्टेबल लकड़ी का मंदिर। पोर्टेबल मतलब जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं आसानी से, याद आ जाएगा। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जिस पर रामायण और महाभारत की कहानियों के साथ साथ लोक कथाओं का भी चित्रण किया जाता है। तो कावड़ गांव के प्रसिद्ध चित्रकार है मांगीलाल जी मिस्त्री है। पोर्टेबल लकड़ी का मंदिर है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये सवाल लिया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। कावड़ पूछ लिया जाता, आपको बस्सी ग्राम न देकर कावड़ पूछ लिया, कावड़ कला क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सीधा सटाक से लकड़ी का पोर्टेबल मंदिर होता है, जिसमें रामायण महाभारत के साथ लोक कलाओं का चित्रण किया जाता है। इसको कावड़ी बोलते हैं। एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं, सुनाते हैं। इसके माध्यम से इसके प्रमुख कलाकार है जो ये आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये कौन है, मांगीलाल जी मिस्त्री साहब इसके प्रमुख कलाकार। याद आ जाएगा, कावड़ कला, पोर्टेबल लकड़ी का मंदिर, रामायण महाभारत के साथ लोक कलाओं का चित्रण, बिस्सी गांव चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और प्रमुख कलाकार आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, आरपीएससी या बिजनेस बोर्ड इस तरह के सवाल पूछती है प्रमुख कलाकार के बारे में। अभी थोड़ा और आगे चलेंगे तो अपन पूछेंगे उस्ता कला के कौन है, और जैसे थेवा कला के कौन कलाकार है, मोलेला के कौन प्रसिद्ध कलाकार है। इस तरह से कलाकार आपको आज मैं रटवा के रखूंगा, साथ साथ जो भी वीडियो हम स्लाइड दे रहे हैं उसके साथ साथ अपन बताएंगे। याद रह जाएगा, कावड़ कला बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के कुदरत सिंह, ये भी देखो नाम आया, कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है। कुदरत सिंह का नाम आ गया, देखिए दोस्तों, कुदरत सिंह का संबंध किस कला से, बताइए दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की फेमस है, बीकानेर की। ऑप्शन बी है बंदेज जयपुर जोधपुर, ब्लू पॉटरी जयपुर, मीनाकारी जयपुर। तो आपको सही उत्तर बताना है कि कुदरत सिंह का संबंध किस हस्तकला से है, बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए। इस तरह कंपटीशन एग्जाम में आपको जरूर आना चाहिए दोस्तों। कुदरत सिंह का जो संबंध है, बताइए दोस्तों, कुदरत सिंह का संबंध किससे है, वो है राजस्थान की मीनाकारी से। पूछ लिया जाए आपको कभी आरएस प्री मेंस में, मीनाकारी कैसी कला होती है, बताइए दोस्तों। मीनाकारी क्या होती है, सिरे में क्या धातुओं की टाइलों पर जो कलाकारी की जाती है उसको क्या कहते हैं, मीनाकारी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी दोस्तों।
कौन लेके आया था जयपुर? आमेर के राजा मान सिंह जयपुर लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे? ईरान से लेके आए थे। इस तरह से आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। मीनाकारी कला आते ही आपको सबसे पहले जिला याद होना चाहिए, ठीक है। मीनाकारी कला में होता क्या उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कुद्र सिंह जी हैं। आमेर के राजा मान सिंह जी जयपुर से लेके आए। इस तरह से कुछ आपको टिप्स पे सवाल याद होंगे तो कंपटीशन एग्जाम चाहे प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू, आपको कभी भी कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। याद आ जाएगा दोस्तों? बिल्कुल आपको बताता है। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये मीनाकारी कला देखिए। धातुओं और सिरेमिक टाइलों की सतहों पर रंग चढ़ाने की प्रक्रिया है। आपको पूछ लिया जाए कि मीनाकारी में क्या होता है, वन वर्ड में पूछ लिया जाए या आरएस मेंस में पूछ लिया जाए 20 शब्दों में, तो क्या बताओगे? मीनाकारी में धातुओं और सिरेमिक टाइलों की सतहों पर क्या होता है? रंग चढ़ाने की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? रंग चढ़ाने की प्रक्रिया है। इसको क्या कहते हैं? रंग चढ़ाने की प्रक्रिया को मीनाकारी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ईरान में हुई थी। राजा मान सिंह 16वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान लेके आए थे और जो प्रसिद्ध कलाकार हैं ये कुद्र सिंह जी यहाँ बैठे मीनाकारी कला कर रहे हैं। धातुओं और सिरेमिक टाइलों पर सतहों पर क्या चला रहा है? ऐसी दिखती है। देखिए दोस्तों मीनाकारी है। याद रह जाएगा। थोड़ी देर पहले अपने कावड़ का पूछा था। पोर्टेबल मंदिर होता है, बसी गांव होता है, चित्तौड़गढ़ होता है, उसी प्रकार मीनाकारी होती है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। मान सिंह जी 16वीं शताब्दी में ईरान से लेके आए थे। ईरान में इसकी उत्पत्ति हुई थी। आमेर के राजा मान सिंह जी इस कला को लेके आए थे। आगे अपन और पढ़ेंगे, ब्लू पोएट्री भी पढ़ेंगे, वो भी बाहर से आई हुई। आगे जैसे जैसे सवाल आता जाएगा वैसे वैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे। याद रहेगा। इस तरह से आपको आज ये पढ़ना है, वापस कभी नहीं पढ़ना है। साथ साथ मेरे पढ़ोगे, बिल्कुल आपको याद करवा के रहेंगे। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो याद करवा के रहेंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखिए दोस्तों। मीनाकारी हो गया। एक मिनट, ये देखिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित हैं? श्रीलाल जोशी का संबंध देखिए दोस्तों। सबसे पहले मांगीलाल मिस्त्री आए, उसके बाद कुद्र सिंह जी आए, अब आ गए श्रीलाल जी जोशी है। उस कला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन सी कला से संबंधित है बता देंगे दोस्तों। बिल्कुल बताना पड़ेगा। ऑप्शन ए है फट चित्रण, ऑप्शन बी है भित्ति चित्र, ऑप्शन सी है कागज पर चित्रण और ऑप्शन डी है काष्ठ पर चित्रण। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? बताइए। आप बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। फट चित्रण क्या होती है? श्रीलाल जी जोशी किसके प्रमुख कलाकार हैं? बताइए दोस्तों। श्रीलाल जी जोशी है अपने फट चित्रकला के प्रमुख कलाकार है। कौन से चित्रकला के? फट चित्र के प्रमुख कलाकार है। फट चित्रकला के प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है? श्रीलाल जी जोशी है दोस्तों। याद रह बिल्कुल। फट चित्रकला कहाँ की फेमस है बताइए दोस्तों। फट चित्रकला के बारे में बताइए, कहाँ की फेमस है? भीलवाड़ा की है फट चित्र। कपड़े पर लोग देवी देवताओं का नाथ द्वारा के मंदिर में लगी है फट चित्रकला, आपने सुना ही होगा। श्रीलाल जोशी दिखाएं आपको। बिल्कुल ये देखिए कपड़े पर देखो लोक गाथाओं के चित्रण को पट चित्रण कहते हैं। राजस्थानी भाषा में फट कहते हैं। देखो कपड़े पर देखो लोक देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है, उसको पट चित्र कहते हैं। भीलवाड़ा के शाहपुर के फट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। शाहपुर हालांकि अब नया जिला बन चुका है। फट चित्रण के श्रीलाल जी जोशी हैं, इनको पद्मश्री 2006 में पद्मश्री भी मिल चुका है दोस्तों। ध्यान रखना, श्रीलाल जी जोशी को क्या मिल चुका है 2006 में? पद्मश्री। कपड़े पर लोक कलाओं का जो चित्रण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फट चित्रण। ये देखो श्रीलाल जी जोशी बैठे हैं। ये 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देश की प्रथम महिला फट चित्रकार है वो पार्वती जोशी भी है, शांतिलाल जोगी जी भी है। लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए, अब मेरे साथ याद कीजिए। फट चित्रकला कपड़े पर क्या किया जाता है? लोक देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। नाथ द्वारा के मंदिर में लगाई गई फट चित्रकला। इसके प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जी जोशी हैं, ठीक है। ये शाहपुरा के निवासी है। इनको 2006 में पद्मश्री दिया जा चुका है। लोक देवी देवताओं का चित्रण करते हैं। हालांकि आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो भी आप, प्रथम महिला फट चित्रकार है वो पार्वती जी जोशी है। ये भी ध्यान रखना, श्रीलाल जी जोशी भी है और पार्वती जोशी भी। इस तरह से आपको सवाल याद रखना है दोस्तों आज, ताकि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम क्लियर कर सकें। कर लेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा। बहुत अच्छे तीन चार चीज़ें पढ़ी, आपको वापस लास्ट में रिविजन भी करेंगे और अपनी एक बार एक पढ़ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। देखिए एक तरफ दे रखी है हस्तशिल्प कला, दूसरी तरफ क्या दे रखी है? स्थान दे रखा। कौन से स्थान की हस्तशिल्प कला प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखो, ए देखिए अजरंग प्रिंट है, ऑप्शन बी है जाजम प्रिंट, ऑप्शन सी है पिछवाई और ऑप्शन डी है डाबू प्रिंट। स्थान देखिए पहले नाथ द्वारा है, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ है, ऑप्शन सी अकोला है और ऑप्शन डी क्या है? बाड़मेर। आप सबको पता है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बता देंगे दोस्तों? बिल्कुल बता देंगे। अजरक प्रिंट, मलेज प्रिंट, ये सब ने पढ़ा होगा।
अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर की प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट। कहाँ की प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट? बाड़मेर की प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट। तो देखिए इसका ऑप्शन मिलान कीजिए, देखो अजरक प्रिंट से ये देखो ये हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है। अब देखो पिछवाई मैंने बताया था नाथ द्वारा के मंदिर, थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखो ये चेक करो पिछवाई नाथ द्वारा के मंदिर। इस तरह से सवाल का कूट मिलाना। अब चाहे जाजम प्रिंट नहीं भी आए तो भी आप मिलान कर सकते हैं कि 1 का 4th किस में आ रहा है। देखो 1 का 4th एकमात्र एक ऑप्शन से ही सारा सवाल क्लियर हो रहा है, बी में आ रहा है, आपको बाकी देखना ही नहीं। कई बार विद्यार्थी क्या होता है कि जज्बाती हो जाते हैं, सवाल पढ़ा है तो पूरा देखते, ऑप्शन नहीं देखते हैं, ये गलत प्रक्रिया है। कंपटीशन एग्जाम आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं होता है। इसमें आपको क्या चाहिए दोस्तों? सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए जितना टाइम बचा सकते हैं वो बताइए, ये आप अभ्यास करिए टेस्ट में, टेस्ट के माध्यम से ऑप्शन चेक कीजिए। अब आप एक मैच कर रहे हो तो बाकी पहले मैच नहीं करना चाहिए। अगर ऑप्शन मिल रहा है तो बाकी क्यों मैच करें? सही बात है ना दोस्तों। तो ऑप्शन ए से मिल रहा है अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर है, बाकी अपने आप मिल रहे, क्या दिक्कत है? चलिए बी देखो जाजम प्रिंट, देखो बी का सेकंड हो रहा है। अब पढ़ लीजिए जाजम प्रिंट कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है, बी का सेकंड आ गया था। ये देखो जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की। पिछवाई सी का फर्स्ट आ गया, और दाबू प्रिंट है वो अकोला का है, ये अकोला भी चित्तौड़गढ़ में है। इस तरह से आपको, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा टैक्टिक्स भी आनी चाहिए, क्वेश्चन हैंडल कैसे करें वो भी आपको सीखना है। पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम आपको ज्ञानी बनने के लिए नहीं होता, मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, आपको पास करना है एग्जाम। उसके लिए आप समय बचाइए, आप स्मार्ट बनिए, स्मार्टनेस का यूज कीजिए, बिल्कुल याद आ जाएगा। ठीक है, अजरक प्रिंट में कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये भी बता दीजिए साथ साथ। देखो अजरक प्रिंट में कौन से प्रिंट, लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है अजरक प्रिंट। ठीक है, लाल और नीले रंग का। चलिए दिखाते हैं आपको अजरक प्रिंट, देखिए अजरक प्रिंट चित्र दिखाते हैं लाल और नीले रंग का। ये देखिए बालोतरा में है, हालांकि बाड़मेर तो गलत ऑप्शन दिया, लेकिन बाड़मेर से अलग जिला बन चुका है। इस बार कंपटीशन एग्जाम में नए जिलों के बारे में सवाल नहीं पूछा, तो अभी तक बाड़मेर ही चल रहा है, लेकिन बालोतरा का प्रसिद्ध है। अब अगर कंपटीशन एग्जाम पूछेगा तो नया जिला बन चुका, मेरे हिसाब से बालोतरा ऑप्शन देना चाहिए। ठीक है, लाल और नीले रंग का प्रयोग इस तरह से दिखती है अजरक प्रिंट। जाजम प्रिंट ये देखो चित्तौड़गढ़ में, देखो ये लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है जाजम प्रिंट में, देखो चित्तौड़गढ़ जिले में। पिछवाई नाथ द्वारा में देखो भगवान कृष्ण के चित्र को पिछवाई मुख्य ठाकुर जी के पीछे लगाई जाती है, ये देखो भगवान कृष्ण के रूप को पीछे लगाया जाता है। दाबू पता है अकोला में है, अकोला भी चित्तौड़गढ़ में है। दाबू जिस पर देखो जिस स्थान पर चढ़ाना हो लुगदी से दबा दे, दाब लगाते हैं, दाबू से क्या लगाते हैं? ले जैसा पदार्थ दाबू का, ये दाब लगा रहे, दाब दिख रहा है आपको दोस्तों? बिल्कुल। आपको अजरक होते ही याद रखना, अजरक प्रिंट में किसका प्रयोग? लाल और नीले का। कुछ निमोनिक्स भी है, जैसे अजरक से याद आता है घर में चाय बनती है अदरक डालते हैं, तो अपन कहते हैं ना अदरक लानी, अदरक लानी, अदरक लाएंगे तभी तो अच्छी चाय बनेगी। तो अदरक लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। आप भी अपने हिसाब से कुछ अन्य निमोनिक्स भी बता सकते हैं, कलर का याद रखना, कलर कॉम्बिनेशन से। और मदिर प्रिंट में कथई और काले रंग का प्रयोग होता है, वो भी आगे सवाल आएगा जैसे जैसे अपन और बढ़ते जाएंगे, लेकिन इस तरह से कुछ निमोनिक्स बनाते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। जाजम प्रिंट के बारे में आ गया तो भी बता दो कि ये भी चित्तौड़गढ़ में है, लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, दरी टाइप होती है जाजम रेजा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अजरक पर जाजम हो गई, दाबू हो गया। अगला सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है दोस्तों? मोलेला गांव का पूछा है। मोलेला गांव कहाँ पर है? राजसमंद जिले में, जो मिट्टी से बनी मृण मूर्तियां के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बचपन में आप या मैं भी जब छोटे थे तो मिट्टी के खिलौने बनाते थे, उसी तरह से मोलेला गांव है, मिट्टी के खिलौने बनाया जाता है। किस कला के लिए जाना जाता है? तो सीधी सी ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए है वस्त्र छपाई, ऑप्शन बी है हस्त निर्मित कागज, ऑप्शन सी है मृणमय मूर्ति कला, और ऑप्शन डी है काष्ठ कला। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये हो जाएगा मिट्टी की बनी मृण मूर्तियां। मोलेला गांव में क्या होता है? ये मृण मूर्तियां होता है, ये मृण मूर्तियां मोलेला गांव की प्रसिद्ध है। ध्यान रह जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके प्रमुख कलाकार कौन है देखिए, अभी अब और देखते हैं। मोलेला मृण मूर्तियां दिखाते हैं आपको, ये है मोलेला की मृण मूर्तियां। ये मिट्टी की मूर्तियों के लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है। इसको टेराकोटा कला भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, कब बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। आरएस मेंस में भी 20 वर्ड में पूछा है कि टेरिकोटा क्या होता है, तो आपको बताना है
की मिट्टी की बनी मूर्तियां होती है। ये राजसमंद जिला प्रसिद्ध है, इसको टेराकोटा कहते हैं। मोहनलाल कुमार का जो परंपरागत मिट्टी बनाने के लिए इनको 2022 में क्या दिया जा चुका है, पद्म श्री दिया जा चुका है दोस्तों मोहनलाल कुमार को। ये देखिए मोहनलाल कुमार का नाम याद रखना, क्या दिया जा चुका है इनको, मोहनलाल कुमार को क्या दिया जा चुका है दोस्तों, पद्म श्री दिया जा चुका। कब दिया गया, तो ये देखो मोहनलाल जी कुमार का नाम याद रखना है, 2012 में पद्म श्री दिया जाता है। शिवलाल जोशी को कब दिया गया था पद्म श्री दोस्तों, 2006 में। पार्वती जोशी प्रथम महिला फट चित्रकार, उसी प्रकार मोहनलाल कुमार है वो, उसको 2012 में पद्म श्री दिया जा चुका है। ठीक है, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है, पोर्टेबल मंदिर से। इस तरह से टिप्स पे याद होना चाहिए। आप कभी भी मेंस या प्री लिखने जाओ, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, तो आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए, उसके कलाकार याद होना चाहिए। देखो इस तरह से मिट्टी की मरण मूर्तियां बनाते हैं दोस्तों। देखिए आप ही देखिए, बहुत ही अच्छी मरण मूर्तियां बनाते हैं। देखो ये राजसमंद जिले का मोलेला गांव है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। स्वर्गीय इसामुद्दीन किस हस्तकला के सिद्ध हस्तकलाकार थे। इसामुद्दीन जी है जो प्रमुख कलाकार थे, कौन सी कला के प्रमुख कलाकार थे, ये आपको बताना है दोस्तों। इसामुद्दीन जी किस कला के कलाकार थे, बता देंगे बिल्कुल। देखो इस तरह हस्तकलाओं के बारे में आपको उसका परंपरागत है उसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि आजकल कंपटीशन में पूछ लिया जाता है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं। आप जब भी बड़े कंपटीशन की एग्जाम भर्ती आ गई, जैसे RS मेंस लिखोगे, तो उसमें ये कोट करना पड़ेगा कि भाई उस्ता कला के बारे में आ गए तो इसामुद्दीन जी लिखेंगे, थेवा कला के बारे में आ गए उसके बारे में लिखेंगे, मोलेला आ गए उसके प्रमुख कलाकार लिखना पड़ेगा। इस तरह से थोड़ी सी हैबिट डालिए पढ़ाई के तरीके से करने के लिए, बाकी रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन ए है थेवा कला, ऑप्शन बी है उस्ता कला, ऑप्शन सी है जटपट्टी कला, और ऑप्शन डी है मीनाकारी कला। ये भाई जटपट्टी कला, तो ये भाई स्लाइड बनाई वही जाने, जटपट्टी कला तो मैंने कभी सुना ही नहीं, जटपट्टी कला के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन डाल दिया ऑप्शन में, चलो कोई बात नहीं। मीनाकारी पढ़ चुके हैं, थेवा कला और पढ़ेंगे। इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उस्ता कला, इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ता कला कैसी होती है आप दोस्तों बताइए। उस्ता कला आपको पता ही है। उस्ता कला देखो ऊंट के खाल पर जिस नक्काशी चढ़ाई जाती है वो उस्ता कला होती है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बीकानेर जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार इसामुद्दीन जी है, और उसके बाद भी अगर कोई कलाकार एक दो और आ जाए तो पीछे उस्ता लगा हुआ, तो उसका संबंध क्या किससे कर देंगे अपन, उस्ता कला। कलाकार के पीछे उस्ता आ जाए तो उसका क्या संबंध हो जाएगा, उस्ता कला से संबंध हो जाएगा। चलिए ये देखो उस्ता कला, इसको मनुवती कला भी कहते हैं अन्य नाम। ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी की जाती है। ये देखिए उस्ता कला का आप चित्रण दिखा रहा है। इसामुद्दीन जी पद्म श्री प्राप्त करते हुए देखिए, स्वर्गीय इसामुद्दीन जी उस्ता कला के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे। 1986 में पद्म श्री से दिया गया, बहुत ही मेरे जन्म से भी पहले दिया गया। उस टाइम ये कला को बहुत ही चरम सीमा पर लेके चले गए थे। अन्य कलाकार भी देखो, कादर बख्श उस्ता, पीछे उस्ता आ गया तो उस्ता कला है। मोहम्मद हनीफ उस्ता तो उस्ता कला, इलाई बख्श उस्ता तो उस्ता कला। बाकी एक दो याद रख लो, और बाकी उसके बारे में पता होना चाहिए। इसको मनुवती कला भी कहते हैं। ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस्ता कला। स्वर्गीय इसामुद्दीन जी 1986 में पद्म श्री दिया जा चुका है। 2012 में पद्म श्री किसको दिया गया था बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मोलेला कला के कलाकार कौन थे, मोहनलाल जी कुमार को दिया गया था। इस तरह से आपको ध्यान रखना। शिवलाल जी जोशी को 2006 में दिया गया था। समझ आ गई दोस्तों, बिल्कुल आपको इस तरह से सवाल याद रखना है। कादर बख्श उस्ता नाम से पता पड़ रहा है, मोहम्मद हनीफ उस्ता प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय इसामुद्दीन जी, याद रह जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आपको 4-5 तरह की जो कलाएं पढ़ी है लास्ट में एक बार पुनः और रिवीजन कर देंगे ताकि आपको और अच्छे से याद हो। चलिए अब देखो, लकड़ी के देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांके निकाली जाती हैं उसको क्या कहते हैं। लकड़ी के बने हुए देव विमान होते हैं, आप कभी मेले में गए होंगे, देव विमान देखे होंगे, लकड़ी के बने हुए मंदिर होते हैं। ठीक है, उसकी झांकी निकाली जाती है एकादशी पर देव झूलनी एकादशी, जो ठाकुर जी की जो झांकी निकाली जाती है, तो लकड़ी के बने विमान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों बताइए, बता देंगे। बिल्कुल बताना पड़ेगा आपको। ऑप्शन ए है खांडे, ऑप्शन बी है चौपड़े, ऑप्शन सी है बाजोट, और ऑप्शन डी क्या है, बेबान है। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, खांडे बाजोट। बाजोट तो घर में पाहुन आते तब लगाते हैं बाजोट वगैरह, पश्चिमी राजस्थान में आपने देखा भी होगा, शादी होती है तो बाजोट पे खाना खिलाते हैं, पाहुन आते हैं तो बाजोट पे खाना, इस तरह से होता है बाजोट।
लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देव झूलनी एकादशी पर झांकी किसकी निकाली जाती है, उस कला को क्या कहते हैं, लकड़ी के बने हुए देव विमान को बेबान कहते हैं दोस्तों। हाँ, लकड़ी के पोर्टेबल मंदिर होते हैं उसको क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कावड़ कहते हैं, लेकिन लकड़ी के बने देव विमान होते हैं उनको क्या कहते हैं, बेबान कहते हैं। याद रह जाएगा दोस्तों, बेबान कला लकड़ी के क्या होते हैं, देव विमान होते हैं दोस्तों। बिल्कुल बेबान कला के बारे में बताते हैं, ये देखो लकड़ी के देव कास्ट के बने हुए मिनिएचर वुड टेम्पल भी कहते हैं। एक चीज हमेशा कीवर्ड से इसका ध्यान रखना दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसको मिनिएचर वुड टेम्पल क्या कहते हैं, मिनिएचर वुड टेम्पल भी कहते हैं। बेबाड़ बस्ती का चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। याद रह जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बेबान क्या होता है, लकड़ी के देव विमान होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। मिनिएचर वुड टेम्पल आपको किसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मिनिएचर वुड टेम्पल को क्या बेबान कहते हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का ये भी बस्ती गांव है, वो कावड़ भी क्या था, बस्ती गांव, बेबान भी क्या है, बस्ती गांव। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, लोक कला मंडल सबने पढ़ा होगा। ऑप्शन ए है कर्णाभील, ऑप्शन बी है जनार्दन साम नागर, ऑप्शन सी है देवीलाल सामर, ऑप्शन डी है कोमल कोठारी। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। कर्णाभील तो आप सबको पता है, नड़ वादन थे, नड़ के कलाकार थे। जनार्दन नागर भी नहीं सुना ना, कोमल कोठारी भी नहीं सुना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देवीलाल जी सामर है, उसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना किसने की, देवीलाल जी सामर ने की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए उदयपुर लोक कला, ये बताइए उदयपुर लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी। ये लोक कला का क्या करता है, लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में लोक कला का संरक्षण करता है, उत्थान करता है और विकास के लिए काम करता है। देवीलाल जी सामर है, वो साल 1968 में उनको पद्मश्री, बहुत ही पुराना पद्मश्री दिया जाए। 1952 में स्थापना हुई थी, मतलब देश आजाद होने के समय लोक कला के उत्थान कथन और विकास के लिए जो संस्था बनाई भारतीय लोक कला मंडल, वो कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर है। याद रह जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़े। लोक कला मंडल 1952, देवीलाल सामर है, लोक कला के उत्थान पतन और विकास के लिए कार्य करता है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है। ये सवाल वही आगे जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, मोहनलाल कुम्हार, जिनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेम सवाल रिपीट होगा। चलो कोई नहीं, बता देते हैं। मोहनलाल कुमार, मैंने बताया था 2012 में इनको पद्मश्री दिया जा चुका है दोस्तों। कौन सी कला के लिए, राजसमंद का मोलेला मरण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मोलेला गांव के लकड़ी के बने हुए मिट्टी के खिलौने हैं, वो मोलेला कला है, वो मोहनलाल सितार है। ठीक दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मोहनलाल सितार जी हो गया, मोलेला कला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं। मोहनलाल जी, देखिए मोहनलाल जी का फोटो दिखा देते हैं आपको। ये देखिए मोहनलाल जी, मोलेला राजसमंद जिले का है। मोहनलाल, राजेंद्र कुमार खेमाराज भी हो रहा है। ये ये देखो मोहनलाल जी का, आपको थोड़ी देर पहले बताया टेरिकोटा विधि से, टेरिकोटा होता था, मोला मिट्टी के जो खिलौने बनाते हैं, इनको पद्मश्री। ये राष्ट्रपति जी का आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। महिला राष्ट्रपति रही अपने राजस्थान में, 2012 में रही थी। ठीक है, उनका नाम क्या है आपको बता देना है कमेंट सेक्शन में लिख के। चलिए, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। बू गांव, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है मिट्टी का खिलौना, ऑप्शन बी है पेच वर्क के लिए है, ऑप्शन सी है लोहे के औजारों के लिए, या ऑप्शन डी है जूट पट्टी के लिए। क्या है, जूट पट्टी के लिए। बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए दोस्तों। आप सभी को पता है बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, सब बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए, मैं बता दूं। चलिए बू गांव बताते हैं। बू गांव है मिट्टी के खिलौनों के लिए। नागौर में प्रसिद्ध है बू गांव, जहाँ पर मिट्टी के खिलौने बनते हैं। ये देखिए इस तरह से मिट्टी के खिलौने बनते हैं। नागौर का कच्ची मिट्टी के खिलौने बनता है, गुलदस्ता बनते हैं, गमले बनते हैं। ये देखो पशु पक्षियों की आकृति वाले भी बनते हैं। ये प्रसिद्ध कहाँ का है, नागौर का बू गांव। याद रह जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। नागौर का बू गांव आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, छोटी मोटी हस्तकलाएं हैं, इनके बारे में कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं अक्सर। चलिए देखिए, इसमें देखिए ऑप्शन चेक कर दीजिए। ऑप्शन ए है चंदन प्रिंटिंग कहाँ की है, सही है पूछा, मतलब इसके कहने का मतलब ऑप्शन भी थोड़ा ढंग से पढ़ना कॉम्पिटिशन एग्जाम में। इसमें पूछा गया है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। आपको गलत नहीं पूछा, कई बार विद्यार्थी इस तरह से कंफ्यूज हो जाना, गलत के चक्कर में पड़ जाते हैं।
तो ऑप्शन थोड़ा सवाल ध्यान से पढ़ना है। चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़ की, ऑप्शन बी है। सोने का उस काम हरी मीनाकारी के साथ नाथ द्वारा, ऑप्शन सी है। लकड़ी के घोड़ों के खिलौने कोटा, ऑप्शन डी है। पत्थर के खिलौने। बताइए कहाँ पे है सही उत्तर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिस विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा वो नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पत्थर के खिलौने हैं। वो कहाँ है? गलियाकोट में। रमकड़ा उद्योग आपने पढ़ा होगा। रमकड़ा उद्योग नाम याद आया दोस्तों? बिल्कुल, आपने भी बचपन में रमे होंगे। रमेकड़ा कहते हैं हमारे गांव में, जब छोटे खिलौने होते हैं उसको रमेकड़ा कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया रमकड़ा उद्योग। मतलब बच्चे खेलते हैं, रमेकड़ा होता है, छोटे मोटे खिलौने होते हैं रमेकड़ा। आपने भी बचपन में रमेकड़ों से जरूर खेले होंगे। ठीक है, अब देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? गलियाकोट। चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़ की नहीं है दोस्तों, जयपुर की है। सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाथ द्वारा का नहीं है, चांदी के साथ हरी मीनाकारी है दोस्तों। लकड़ी के खिलौने कोटा नहीं है, लकड़ी के खिलौने कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। ये सोने की जगह देखो चांदी की मीनाकारी, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया। चंदन प्रिंटिंग प्रतापगढ़ की नहीं होकर कहाँ पर, कहाँ के दोस्तों? जयपुर की। याद रह जाएगा? बिल्कुल आपको याद रखना है। छोटे मोटे सवाल आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं। चलिए दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों। चंदन पर लकड़ी की कलाकारी, ये देखिए जयपुर में होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने, जो जापान के राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो ने इसको भेंट की थी। चंदन पर लकड़ी की कलाकारी देखो, चंदन की लकड़ी पर कलाकारी की जा रही है। देखो चंदन की लकड़ी पर जो कलाकारी की जाती है, जापान के प्रधानमंत्री को भेंट की थी मोदी जी ने। ठीक है, चांदी पर में हरी मीनाकारी, देखो नाथ द्वारा राष्ट्र में, सोने पर नहीं चांदी पर हरी मीनाकारी की जा रही है, इस तरह से। लकड़ी के खिलौने उदयपुर में बन रहे हैं, ये देखो लकड़ी के खिलौने। और ये रमकड़ा उद्योग थोड़ी देर मैंने बताया था प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग ध्यान रखना दोस्तों, उदयपुर का पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। गलियाकोट रमकड़ा उद्योग आपने पढ़ा होगा दोस्तों। घिया पत्थर या शो पिस्टन से मूर्तियां बनाई जाती है, इस तरह से जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, ये क्या है? ये गलियाकोट वाला रमकड़ा उद्योग। याद रह जाएगा दोस्तों? बिल्कुल, बहुत ही मैंने चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया ताकि लंबे समय तक याद रहते हैं। जब अपन फिल्म देखते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंट्री लंबे समय याद रखती रहती है, लेकिन जब बुक्स पढ़ते हैं उसकी डॉक्यूमेंट्री कम समय। ये ह्यूमन टेंडेंसी है दोस्तों, इसलिए छोटे मोटे चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप और अच्छे से पढ़ पाओ और आपकी कॉम्पिटिशन लंबे समय तक आप याद रहेगा। आप लंबी रेस के घोड़े बनो, छोटी रेस के घोड़े कभी नहीं बनने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। और पद्मश्री कृपाल सिंह का संबंध किससे है? अभी थोड़ी देर पहले कुंदन सिंह का पूछा था, उसी प्रकार पद्मश्री कृपाल सिंह जी का संबंध भी पूछा है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन ए है आपकी स्क्रीन पर मंडाना से, ऑप्शन बी है पुस्तक से, ऑप्शन सी है ब्लू पोएट्री से, और ऑप्शन डी है कालबेलिया नृत्य से। कृपाल सिंह जी का संबंध कौन सी हस्तकला से है? तो कालबेलिया हस्तकला है ही नहीं दोस्तों, पहली बात यही तो नृत्य है। लेकिन अपने को ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृपाल सिंह जी का संबंध किससे है दोस्तों? बताइए। कृपाल सिंह जी किससे संबंध है दोस्तों? ब्लू पोएट्री से संबंध है। किससे संबंध है कृपाल सिंह जी का? ब्लू पोएट्री। ब्लू पोएट्री भी कौन लेके आए थे? आमेर के राजा मान सिंह लेकर आए थे ब्लू पोएट्री। मान सिंह जी, ये प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह जी। ठीक है दोस्तों, चलिए। मान सिंह प्रथम लाहौर से लेके आए थे ब्लू पोएट्री। मीनाकारी कहाँ से लाए थे? ईरान की कला थे, ये लाहौर से मान सिंह लेके। सर्वाधिक एक चीज हमेशा पूछा जाता है, ब्लू पोएट्री जो लेके आए थे, अपन हिस्ट्री में सवाल पूछते हैं, वो आमेर के राजा मान सिंह जी लेके आए थे। लेकिन इनका सर्वाधिक विकास की बात करें तो वो किसके काल में हुआ था? राम सिंह जी द्वितीय सेकंड के काल में इसका ब्लू पोएट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री पर ये राम सिंह जी द्वितीय। आप राम सिंह जी द्वितीय आपको दिख रहे हैं, ब्लू पोएट्री कर रहे हैं, ये देखिए। और राम सिंह जी द्वितीय नहीं, सॉरी, कृपाल सिंह जी। राम सिंह जी द्वितीय राजा था, उसके शासनकाल में, जयपुर के महाराजा थे, उसके शासनकाल में सर्वाधिक विकास हुआ था। तो याद रह जाएगा कलाकार कौन है? कृपाल सिंह जी शेखावत। नाथीबाई भी है, गोपाल सैनी भी है, लेकिन ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो कृपाल सिंह जी शेखावत का पूछा जाता है। नाथीबाई भी है, वो भी आप याद रखो तो अच्छी बात है। ब्लू पोएट्री आती है, 3-4 चीज़ें दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए दोस्तों। आमेर के राजा मान सिंह जी प्रथम कहाँ से लाए थे? लाहौर से लाए थे। किसके काल में सर्वाधिक विकास हुआ? मान सिंह जी के काल में हुआ था। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कृपाल सिंह जी शेखावत है। ठीक है, नाथीबाई और गोपाल सैनी भी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कुछ याद रखना है ताकि आप कंपटीशन एग्जाम में कभी भी समस्या नहीं। राजधानी जयपुर में इनका काम ब्लू पोएट्री प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, देखिए। मलिर प्रिंट का संबंध पूछ लिया। मलिर प्रिंट भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बाड़मेर से है। अजरक प्रिंट, अजरक लानी,
मैंने बताया अजरक प्रिंट में कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है, लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो मलिर प्रिंट में कौन, ये भी बाड़मेर से ही है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट, आपको बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। और हालांकि अजरक प्रिंट बालोतरा में चला गया है, इस तरह के सवाल नहीं आए, लेकिन जब भी एग्जाम देंगे नए जिलों का अभी तक फाइनल प्रिंट आउट नहीं हो जाता, तब तक अपने को बाड़मेर याद रखना है, ठीक है। तो अजरक प्रिंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अजरक प्रिंट में कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है, सॉरी, लाल व नीले, लाल व नीले रंग। मलिर प्रिंट में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बताइए। मलिर प्रिंट में कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है, वो है कत्थई व काला रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कत्थई व काला रंग, याद रह जाएगा। चलिए अजरक मलिर प्रिंट का आपको चित्र दिखाते हैं, कत्थई व काला। ये देखिए कत्थई व काले रंग का प्रयोग किया जाता है, ये मलिर प्रिंट का प्रयोग किया जाता है, कत्थई काला। इसका दो तीन चीज़ याद रखना है इसका, देखो पहले तो जिला याद रख दो, उसके बाद रंग याद रखना जरूर है। रंग के बारे में भी आजकल कॉम्पिटिशन एग्जाम में सवाल पूछे, जिला लगभग सब विद्यार्थियों को याद रहता है, लेकिन रंग के बारे में कोई भी विद्यार्थियों को याद नहीं रहता। तो आप अपने सहूलियत से कुछ निम्नलिखित बना पे भी याद रख सकते हो, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। इस तरह से कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पे है, तो आपको लंबे समय तक याद रहना चाहिए दोस्तों। कत्थई व काले रंग का प्रयोग ये दिख ही रहा है दोस्तों। चलिए अगला सवाल लेना है दोस्तों। देखो मथरेण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, मथरेण कला आपको पता ही होगा, मथरेण में क्या होता है बताइए दोस्तों। मथरेण कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मथरेण कला ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है चुरू, ऑप्शन सी है बीकानेर, और ऑप्शन डी क्या है, उदयपुर। मथरेण कला किस जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइए। तो मथरेण कला प्रसिद्ध है वो है अपने बीकानेर जिले की। कौन से जिले की, बीकानेर। मथरेण कला होती क्या दोस्तों, पहले ये बताइए। मथरेण चूने की दीवार पर, चूने मिट्टी के माध्यम से नम दीवार पर जो चित्रकारी की जाती है उसको क्या कहते हैं, मथरेण कला कहते हैं। ये देखिए मथरेण कला इस तरह से दिखती है, देखो चूने के माध्यम से लोक देवी देवताओं का चित्रण दीवार पर किया जाता है। इसके माध्यम से ये ध्यान रखना, किसके माध्यम से किया जाता है, चूने के माध्यम से दीवार पर लोक देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। बीकानेर की क्या है, मथरेण आजीविका का मुख्य साधन है, ठीक है। इस कला को दीवार पर देखो उखेरा गया चूने के माध्यम से, नम चूना कह सकते हो, दीवार पर नम चूने के माध्यम से लोक देवी देवताओं का जो चित्रण किया जाता है दीवार पर किया जाता है, ठीक है। पुस्तक कला में क्या करते हैं कि वो सुनहरी नक्काशी करते हैं वो ऊँट की खाल, लेकिन मथरेण कला में क्या होता है कि दीवार पर नम चूने के माध्यम से इसके क्या किया जाता है, देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है। याद आ जाएगा दोस्तों, मथरेण कला चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध इस तरह से दिखती है चित्रकला। ताकि इस तरह का जब भी आपको चित्र दिख जाए, बीकानेर आप कभी घूमने जाओ तो आपको ध्यान रखना, दीवार पर इस तरह के चित्र दिख जाए तो सीधा याद रखना ये कौन सी कला है दोस्तों, मथरेण कला है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल लेना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं। कोफ्तागिरी कहाँ होता है, देखो कोफ्तागिरी वो कोफ्ता वो वाला नहीं जो शादी में खाते, कुछ लोग कोफ्ता से याद आता है कि शादी में कोफ्ता खाते हैं, मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन अपन राजस्थान की हस्तकलाएं पढ़ रहे हैं, राजस्थान के व्यंजन नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं अपन, राजस्थान की हस्तकलाएं। कोफ्तागिरी वो कोफ्ता वो नहीं जो शादी में बनते हैं अपन खाते हैं, गरम बनते हैं, वो वाले कोफ्ता नहीं। कोफ्तागिरी एक हस्तकला है, उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है आपको बताना है। ऑप्शन ए चेक कर दीजिए, अलवर और जयपुर। ऑप्शन बी है झालरा पाटन एवं बारा। ऑप्शन सी है कोटा एवं बूंदी। ऑप्शन डी है बीकानेर एंड जोधपुर। कोफ्तागिरी के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है बताइए दोस्तों, बता दोगे, बिल्कुल बताना पड़ेगा आपको। कोफ्तागिरी के लिए जो प्रसिद्ध शहर हैं वो कौन से है, कोफ्तागिरी के लिए प्रसिद्ध शहर अलवर और जयपुर दोस्तों प्रसिद्ध शहर हैं। कौन से शहर है, अलवर और जयपुर, बिल्कुल याद रह जाएगा। कोफ्तागिरी होती क्या है, आप जब की शादी होगी तो आपने तलवार लाएंगे, उस पर जो मूठ होती है उसके देखो सोने की नक्काशी टाइप की जाती है। जो तलवार की जो मूठ होती है ना, जो जहाँ से वो दूल्हा पकड़ता है, हालांकि युद्ध का काम तो कभी अपने पड़ता ही नहीं है, जो शादी के में जब तलवार देते हैं, जो मूठ पकड़ता है तलवार की, उस पर देखो सोने की टाइप से सुनहरी नक्काशी करते हैं, या तलवार के ऊपर चले पूरा खोल जो सोने का होता है उसको क्या कहते हैं, कोफ्तागिरी। कोफ्तागिरी वो नहीं जो अपन लेके खाते हैं, दुकान पर लेके खा ले, वो कोफ्तागिरी नहीं है। कोफ्तागिरी एक हस्तकला है, जयपुर और अलवर में फेमस है। ये देखिए अब तो आपको समझ में अच्छे से आ गया, कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है कि कोफ्तागिरी होती क्या है। सजावट करता है, सोने चांदी की तार को दबाकर जुड़ा जाता है, ठीक है। ये दांतों पर हल्के रंग चढ़ाते हैं दांतों से, इस तरह से कोफ्तागिरी प्रसिद्ध है। गर्म किया जाता है, फिर धातु हल्के रंग से जाता है। आपको कोफ्तागिरी समझ में आ गया। इस तरह से देखो नक्काशी की जाती है मूठ के ऊपर, ये तलवार पे देखो इस तरह से कोफ्तागिरी। ये भी एक प्रकार का उद्योग है, हस्तशिल्प है, कला है, बहुत ही प्रसिद्ध कला है।
और राजस्थान में इसकी प्रसिद्ध कला के जो केंद्र हैं वो है जयपुर और अलवर है। बिल्कुल याद रह जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पोमचा, तो आप सबको पता है पोमचा ओढ़ा होगा, महिलाएं पोमचा ओढ़ती हैं। तो ये ऑप्शन ए है पद्य शैली, ऑप्शन बी है बर्तन गढ़ने की शैली, ऑप्शन सी है चित्रकार शैली, ऑप्शन डी है रंगाई की शैली। पोमचा क्या है? एक चित्रकारी शैली है। पोमचा होता है ना, बच्चे के जन्म पर पीला पोमचा ले जाते हैं, अपने आर्ट एंड कल्चर में जरूर पढ़ा होगा। ये क्या है? ओढ़नी पर चित्रकारी की जाती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पोमचा। इसके बारे में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। पोमचा ये देखो, ये पीला पोमचा होता है, बच्चे के जन्म पर होता है, कमल के फूल के टाइप होते हैं, ठीक है। ये पत्तियाँ होती है, लाल पत्ती गुलाबी पत्ती, ये पोमचा। और शिशु के जन्म पर इसको ले जाया जाता है। नवजात शिशु का जो जन्म होता है तो पीला पोमचा ले जाया जाता है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना है कि पोमचा है जो पीला पोमचा है जो शिशु के जन्म पर ले जाया जाता है, वो कौन से पक्ष की ओर से ले जाया जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना है। वर पक्ष की ओर से ले जाया जाता है या वधु पक्ष की ओर से ले जाया जाता है? पोमचा शिशु के नवजात शिशु के जन्म पर कौन से पक्ष की ओर से लेकर जाएगा? बता देंगे कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल बताना है आपको दोस्तों। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये है, इनमें से कौन सी संस्था हस्तशिल्पों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को सीधा खरीदती है? ऐसी संस्था कौन सी है जो हस्तशिल्प बनते हैं वो संस्था बिना बिचौलियों के सीधा डायरेक्ट उसका शिल्पकारों से खरीद लेती है? तो वो संस्था कौन सी है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए क्या है? रिको है। ऑप्शन बी, एक ऑप्शन ए क्या है? रिको। ऑप्शन बी क्या है? रूडा। और ऑप्शन सी क्या है? आरएफसी। और ऑप्शन डी क्या है? राजसिको। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? बताइए। रिको है, रूडा है, आरएफसी है या राजसिको? तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजसिको, जो बुनकरों या हस्तशिल्पों से सीधा उत्पाद को खरीदती हैं। ठीक है। ये रिको आपको पता है, उद्योगों को गति देने के लिए रिको, उसकी स्थापना 1980 में हुई थी, सबको पता है। रूडा की स्थापना कब हुई थी? आरएफसी की स्थापना कब हुई थी? इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। रूडा 1961 में हुई थी, आरएफसी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। राजसिको की स्थापना कब हुई थी? इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है दोस्तों। चलिए बता देते हैं। रिको 1 जनवरी 1980, रूडा 1995 में स्थापना हुई थी, जयपुर में होता है। ये क्या करती है? क्लस्टर के माध्यम से, ग्रामीण गैर कृषि विकास क्लस्टर के माध्यम से ये करती है। ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी है, ठीक है। और अब ये देखिए, आरएफसी की स्थापना 1955 में हुई थी, उद्योगों को ऋण प्रदान करती है। और राजसिको की स्थापना कब हुई थी? अपने को ध्यान रखना, 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। ये लघु उद्योगों को ऋण भी प्रदान करता है, साथ ही हस्तशिल्पों से सीधे उत्पादित वस्तुओं को खरीदता है। तो याद रह जाएगा दोस्तों, क्या याद रह जाएगा? आरएफसी की स्थापना 1955 और राजसिको की स्थापना 1961 में हुई थी। रूडा की स्थापना 1955 में हुई थी। रिको की स्थापना 1990 में हुई थी। बता देंगे? बिल्कुल बताइए दोस्तों। ये देखो, रिको की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। लघु वृहत और मध्यम उद्योगों को ऋण। ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा की स्थापना 1995 में हुई थी दोस्तों। आजीविका के क्लस्टर के माध्यम से समूह सहायता के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराता है। राजस्थान वित्त निगम ये वित्त उद्योग को ये ऋण प्रदान करता है। ये 1955 में हुई थी। राजसिको हस्तशिल्पों से सीधा उत्पाद प्राप्त करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1961 में। ये संज्ञा याद रखना, ठीक है। बाकी आपने अपनी डिटेल में पढ़ाई है, रूडा क्या काम करती है, रिको क्या काम करता है, इन सब के बारे में। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा किस स्थान के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए। चंदू जी का बड़ा और बोडी गामा किस स्थान के लिए प्रसिद्ध हैं? स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने भी पढ़ा था, तो ये सवाल काफ़ी टाइम से देखा था, बहुत पहली बार पढ़ा था, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए क्या है? तीर कमान के निर्माण के लिए है दोस्तों। ऑप्शन बी क्या है? मीनाकारी के लिए कला के लिए है। ऑप्शन सी है कुंदन कला के लिए है। या ऑप्शन डी है रंगाई छपाई के लिए लिखना था, रंगाई छपाई के लिए। क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? बताइए। चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा, क्या है सही उत्तर? बताइए दोस्तों। चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है, आपने बताइए दोस्तों, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा तीर कमान के लिए। कहाँ पर है ये? राजस्थान के दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम भाग डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये घाटोल तहसील का एक गाँव है। चंदू जी का गढ़ा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा जिले में तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
याद आ जाएगा। राजस्थान के दक्षिणतम घाटोल तहसील का जो बांसवाड़ा जिले के दक्षिणतम भाग में चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा है, जहाँ पर तीर कमान बनाए जाते हैं। इस तरह से आपको राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में जो प्रसिद्ध सवाल और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके हैं वो हमने ले लिए। एक दो सवाल और पढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जोधपुर का बादला किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ चुका है, इसके बारे में हालांकि ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी का मंदिर है, ऑप्शन बी है जस्ते से बनी पानी की बोतल है, ऑप्शन सी है जरी की साड़ी है, ऑप्शन डी है टेराकोटा की मूर्तियां हैं। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। बादला किसके लिए फेमस है जोधपुर का? जोधपुर का बादला फेमस है जस्ते से बना हुआ पानी की बोतल होती है जिसमें पानी ठंडा रहता है। जो रबारी समुदाय के लोग बकरियां चराने जाते हैं, गडरी होते हैं, वो बादले को बने हुए पानी की बोतल साथ में ले जाते हैं ताकि पानी उसमें लंबे समय तक क्या रहे, ठंडा रहे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये है दोस्तों बादला। देखो जस्ते से बना हुआ, जिस पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, पानी ठंडा रहता है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल देखते हैं आज का। नमदा उत्पादन किसमें होता है? नमदा होता है ना वो तकिया वकिया जिसमें आराम करते हैं, आराम से नमदे पर लेट के, तो कौन से जिले में प्रसिद्ध नमदा? ये भी बहुत ही फेमस सवाल है। ऑप्शन ए है टोंक है दोस्तों, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है अजमेर। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? नमदा आपको सबने पता है, नमदा कहाँ पर होता है? नमदा टोंक में होता है। इस तरह से दोस्तों देखिए, देखो नमदा उत्पादन, टोंक का प्रसिद्ध नमदा उत्पादन है। भेड़ की ऊन से बनाया जाता है। नमदा किससे बनाया जाता है? भेड़ की ऊन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है दोस्तों? भेड़ की ऊन से। तकिया टाइप होता है। ये टोंक जिला प्रसिद्ध है, इसमें सब ने आप सबने पढ़ा होगा। इस तरह से आज की राजस्थान की प्रमुख कौन कौन सी हस्तकलाएं पढ़ी उसके बारे में एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत की थी अपने कौन सी, सबसे पहले अपने कौन सी कला से शुरुआत की थी? देखिए लकड़ी के पोर्टेबल मंदिर से शुरू की थी। बसी गांव बेबान कला भी शुरू की थी। उसके बाद अपना आए थे थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, वो भी पढ़ा था। कौन थे? मांगीलाल जी, थेवा कला नहीं सॉरी, वो मोलेला मरण मूर्ति थे, वो मांगीलाल जी कुमार थे। उसके बाद अपने उस्ता कला देखा, स्वर्गीय सामुद्दीन जी के बारे में डिटेल में पढ़ा। सोने पर सुनहरी नक्काशी की जाती है। उसके बाद ब्लू पॉटरी पड़ी थी, ब्लू पॉट मीनाकारी पड़ी थी। उससे पहले मीनाकारी कुदरत सिंह का संबंध था, आमेर के राजा लेके आए थे। मान सिंह जी लेके आए थे, ईरान से आई हुई कला है, ठीक है। और उसको क्या सिरेमिक या धातुओं के टाइल पर रंग चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, वो पढ़ा था। उसके बाद ब्लू पॉटरी पड़ी थी, आमेर के राजा मान सिंह जी लाहौर से लेके आए थे। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से? करपाल सिंह जी पढ़े थे। उसके बाद मंगीलाल जी कुमार का भी पढ़ा था, मंगीलाल जी मिस्त्री का भी पढ़ा था। इस तरह से आज की जो अपने करंट अफेयर्स में प्रमुख सवाल लिए थे। उसके बाद में सिद्धनाथ जी जोशी का भी पढ़ा था। भीलवाड़ा के फट चित्रकार 2006 में पद्मश्री दिया जा चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल याद होने चाहिए। छोटे मोटे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप आसानी से क्लियर कर सकते, टिप्स पे याद होने चाहिए दोस्तों आप, ताकि आप प्री मेंस कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आ जाए बिना बेझिझक सवाल सॉल्व कर सकते। तो चलिए आने वाले समय में हम और अच्छा प्रयास करेंगे वीडियो बनाने के मन, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।